अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज जैसा कि आपको मालूम है, ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इनको पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकें। आज हमारा मॉड्यूल 56 है। इसमें हमने पढ़ना है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब दो या दो से ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो क्या करें कि रिसोर्सेज जो हैं उनको एलोकेट कर लें और जो रिसोर्सेज बाकी ना बचें, ताकि रिसोर्सेज बाकी प्रोसेसेस के लिए ना बचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक। ठीक है। या फिर आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ऐसे ही जब एक ही एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस वर्क कर रहे हों, ठीक है, रन हो रहे हों और सब डिमांड कर रहे हों उन रिसोर्सेज के लिए जो पहले से किसी और ने एलोकेट कर लिया है। जैसा मैं प्रोसेस हूँ, ठीक है, मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है, एक और है, ठीक है, जैसे तीन प्रोसेसेस हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमने प्रिंटर यूज़ करना है, जबकि प्रिंटर जो है वो पहले एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है और वो क्या कर रहा है कि उसको छोड़ ही नहीं रहा, उसको यूज़ करी जा रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक। फॉर्किंग क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जब ऐसी डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि न्यू प्रोसेसेस बनाना चाहते हैं, ताकि जो क्या हो सके कि जो न्यू प्रोसेसेस हैं वो इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। लेकिन क्या होता है कि जब हम उसमें टेबल में चेक करते हैं तो वहाँ पे जो है न्यू प्रोसेसेस आने की स्पेस ख़त्म हो जाती है और न्यू प्रोसेसेस में ऐड ही नहीं हो सकते। तो इससे क्या होता है कि जो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो फंस जाते हैं, ना कोई रिसोर्सेज छोड़ा होता है कि कोई दूसरा प्रोसेस करे और जाए। तो सारे वो वेट में लगे होते हैं और ना न्यू प्रोसेसेस उसके अंदर आ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्किंग। अब जो आपके पास तीन कंडीशंस हैं इसमें डेडलॉक की, पहली कंडीशंस क्या है कि इसमें क्या है कि जैसा मैंने प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है कि नॉन शेयरेबल सोर्सेज है, कि वो एक टाइम पे एक बंदा ही जो है प्रिंटर शेयर कर सकता है, कोई दूसरा उस टाइम प्रिंटर नहीं यूज़ कर सकता। तो इसमें क्या है कि जब कंपटीशन क्या है कि जब आपका यूज़ नॉन शेयरेबल सोर्सेज में आ जाए तो उसमें डेडलॉक होता है। दूसरा आपका क्या है, प्रोसेस विल रिटर्न लेटर टू रिक्वेस्ट मोर, के अब क्या है कि एक प्रोसेस ने पहले कुछ रिसोर्सेज मांगे हैं तो फिर वो क्या करेगी, थोड़ी देर बाद वो कुछ और मांगना शुरू कर दे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और प्रोसेस मांगे। यानी कि एक टाइम पे वो नहीं बता रहा कि मुझे भाई इतने प्रोसेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तुम मुझे दे दो। जबकि वो क्या कर रहा है, बार बार मांग रहा है कि तुम मुझे सीपीयू भी का टाइम भी दे दो, तुम मुझे मेमोरी भी दे दो या एक्सेट्रा। ठीक है। और तीसरा क्या है कि वंस द रिसोर्सेज हैज़ बीन एलोकेटेड इट कैन नॉट बी फोर्सली डिराइव, कि अगर एक उसने रिसोर्सेज दे दिया एक प्रोसेस को तो अब जो सीपीयू है उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कि उसे खींच नहीं सकता कि ये तुम मुझे दे दो। तो जब तक वो अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं छोड़ेगा तब तक जो सीपीयू है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको नहीं ले सकता। ठीक है। अब उसमें क्या है कि टेक्निक अब उसने बताई है कि अगर तो आप हैं थर्ड कंडीशन में फंसे हुए हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, उस हम जब उसमें जो कैटेगरी है उसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन एंड करेक्शन स्कीम। इसमें आप क्या करते हैं कि जो अपना जो टेबल है, जो आपका ज़्यादा प्रोसेसेस मसला कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको डिलीट कर देते हैं। इसको हम किलिंग भी कहते हैं, कि ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनकी स्पेस नहीं है, तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो ह्यूमंस हैं खुद कर दें। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, किलिंग। ठीक है। और इससे क्या है कि आपके टेबल में स्पेस बच जाती है और इससे क्या है कि जो आपका डेडलॉक है वो टूट जाता है, न्यू जो प्रोसेसेस आते हैं वो न्यू रिसोर्सेज ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या है, दूसरी टेक्निक क्या है कि जब आपका फर्स्ट टू कंडीशंस में फंस जाए डेडलॉक, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। ठीक है। अगर आप ये मेथड यूज़ करें, इसमें आपने क्या करना है, for example, attack the second condition by requiring each process to request all its resources at the one, and the scheme attack the first condition not by removing the complete directly बट बाय कन्वर्टिंग नॉन। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपने जो आपके नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपने शेयरेबल रिसोर्सेज बना देना है। इसको आपने ध्यान से सुनना है, इसको हम स्पूलिंग भी कहते हैं। कि इसमें क्या करता है वो, कि एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है। ठीक है। यानी कि वो क्या करता है कि हार्ड डिस्क को, जैसे अब जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक यूज़र यूज़ कर सकता है ना, तो वो क्या करेगा कि वो प्रिंटर को फाइल भेजने के बजाय वो हार्ड डिस्क को सेंड कर देगा। ठीक है। अब क्या है कि वो यूज़र तो समझेगा कि मेरा प्रिंटर को चला गया, अब प्रिंटर टाइम लगा रहा है, जबकि नहीं, वो किस में पड़ी होती हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होती हैं। कि प्रिंटर जैसे ही रिसोर्स फ्री करता है, पहला प्रोसेस फ्री करता है, तो वो क्या करता है, हार्ड डिस्क
से CPU उठा के उसको प्रिंटर को भेज देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को उसने क्या बना दिया, शेयरेबल। ठीक है, नॉन शेयरेबल क्या है कि एक रिसोर्सेज एक बंदा यूज़ कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। तो उसको वो शेयरेबल कैसे बनाता है कि वो क्या करता है कि उसको क्या करे, जैसा मैंने फ़ाइल में उसको प्रिंटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरी जो सिस्टर है वो रिक्वेस्ट भेजती है, तो CPU क्या करेगा, उसकी फ़ाइल एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट करके हार्ड डिस्क पे रखेगा वेटिंग पे। ठीक है, लेकिन वो मेरी जो सिस्टर है वो समझेगी कि मेरी जो फ़ाइल है वो प्रिंटर को सेंड हो गई है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले मेरी फ़ाइल होगी, वो प्रिंट होगी, फिर वो CPU का क्या करेगा कि उसको हार्ड डिस्क से उठा के फिर प्रिंटर को सेंड कर देगा। इसको हम स्पूलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को शेयरेबल में कन्वर्ट करना भी कहते हैं। ठीक है, ये इसमें सारा यही लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 57। इसमें आपने पढ़ना है कि कैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है, और कैसे जो आउटसाइड अटैक है उससे आपको रोकता है। कि जब इसमें आपका जो पहला है उस कॉन्सेप्ट वो है कि जब आप मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें जैसे एक जो CPU है वो 5 जो यूज़र हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा, वो हर एक यूज़र का उसका अपना अकाउंट और पासवर्ड बनाएगा। ठीक है, और उसके ही बरक्स वो उसका इंटरफेस होगी, उसकी रूल्स होंगी, जैसे उसने अपनी सेटिंग की हुई है, अपनी जो फाइल्स उसमें सेव किया हुआ है, अपनी जो ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं। जैसे मेरा है, मैं लॉगिन करूँगी तो मेरी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरी सिस्टर है वो अगर लॉगिन करेगी तो उसकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर इसी तरह मेरा ब्रदर है, अगर उसने अपना लॉगिन और पासवर्ड डाला है तो वो सारा उसका इंटरफेस उसके सामने आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रीविलेजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसने क्या किया है कि जो अकाउंट आप, तो इस जो लॉगिन है, ये जो आप कर रहे हैं कि आप अपना लॉगिन डाल रहे हैं और पासवर्ड डाल रहे हैं, इसको हम लॉगिन प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, लॉगिन प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो यूज़र है वो क्या करता है, वो देखता है कि आपका जो अकाउंट वो है या नहीं। तो अगर आपका वो अकाउंट है तो आप क्या होंगे, ऑथराइज यूज़र होंगे, और अगर आपका अकाउंट वो नहीं है तो आप क्या होंगे, अनऑथराइज यूज़र। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है कि जो पर्सन है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यानी कि जिसके पास सारी जो है वो प्रिविलेजेस होती हैं, सारी जो कमांड जिसकी होती हैं, जो जिसके पास आपका जिसके पास जो लॉगिन का ऑनर होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि उस पर्सन क्या कहते हैं, सुपर यूज़र और द एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट है आपका ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर आपका कोई जो है कि कोई अगर आपका पासवर्ड बार बार गलत डाल रहा है, तो इससे क्या है कि उसको पता चल जाएगा कि कोई अनऑथराइज यूज़र एक्सेस करने की उससे कोशिश कर रहा है, तो वो उसे क्या करेगा कि आपको कंफर्म करेगा कि आपकी जो है जो सिस्टम है वो सही बिहेवियर नहीं कर रहा, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। ठीक है, और अपने जो सिस्टम है उसको सिक्योर कर लें। ठीक है, दूसरा क्या है कि स्नाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या है कि ये एक अटैक्स जो आपके हैकर्स हैं ये वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि खामोशी से आपकी एक डुप्लीकेट स्क्रीन बना लेता है। जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो आपको तो लगता है कि आप लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन आप असल में अपना जो आईडी है, अपना पासवर्ड है, वो आप यूज़र को दे रहे होते हैं। ठीक है, वो आप अपने हैकर को दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्नाइपिंग सॉफ्टवेयर, जो आपको पता भी नहीं लगने देता और आपके लॉगिन की क्या करता है, एक कॉपी बना लेता है, और जितना भी आप डाटा है वो आपके उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ मेजर ऑब्स्टेकल हैं टू द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द केयरलेसनेस ऑफ यूज़र दमसेल्फ, कि कोई ऐसी हरकतें हैं जो यूज़र खुद करते हैं कि उनका डाटा जो है वो दूसरी तरफ हैकर के पास चला जाए। पहला क्या है कि आपने क्या करना है कि एक बहुत ईजी, अगर आपने पासवर्ड चूज़ कर लिया है, ठीक है, तो वो जल्दी गेस हो जाता है और हैकर उसको जल्दी हैक कर लेता है। दूसरा क्या है कि आप पासवर्ड या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर रहे टाइम पे। ठीक है, आपने एक पासवर्ड सदियों से लगाया हुआ और आपने अपने दोस्त को भी दे दिया और आपने उसको चेंज भी नहीं किया, तो आपका जो दोस्त है वो आप पासवर्ड लगा के तो आपका डाटा हैक कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है इसके अंदर, दे सब्जेक्ट ऑफलाइन मैच स्टोरेज डिवाइसेस टू पोटेंशियल डिग्रेडेशन बाय ट्रांसफरिंग दैम बैक एंड फोर्थ बिटवीन मशीन। कि अगर आपने कोई में हार्ड डिस्क पर डाटा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और आप उसको बार बार क्या कर रहे हैं, एक मशीन से निकाल के दूसरे पे डालते हैं, दूसरे से निकाल के तीसरे पे डालते हैं, फिर उससे निकाल के पहली पे, अगर आप अपनी मशीन चेंज कर रहे हैं, बार बार जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसको चेंज कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उसमें वायरस आ जाता है डिवाइस पे और उससे भी आपका जो डाटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, दे इम्पोर्ट अनइम्प्रूव सॉफ्टवेयर इनटू द सिस्टम दैट माइट सबवर्ट
द सिस्टम सिक्योरिटी के। अगर आप क्या है कि जम्मू उठा के जाके प्ले स्टोर से जो दिल कर रहा है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है कि वो आपके डाटा को हैक कर देते हैं। उन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसे सॉफ्टवेयर अटैच, वायरसेस अटैच होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपका जो डाटा वो सारा कॉपी करके हैकर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, फॉर प्रॉब्लम लाइक दिस मोस्ट institution with the large computer installation adopt and enforce policies that catalog the requirements of the user। अच्छा, इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं ताकि वो यूज़र के डाटा को सिक्योर कर सकें। ठीक है, और उसमें है कि आपने पहले परमिशन यूज़र की लेनी है, तब ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर है वो आपको आजकल ना वो सॉफ्टवेयर आ गया जो आपको बताता है ये स्कैम है, आप इसको ना इंस्टॉल करें, इसमें वायरस है। ठीक है, तो आप इन सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट आपका मॉड्यूल है 58। इसमें हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी फॉर इनसाइड। अब हमने पहले आउटसाइड पढ़ी, अब हमने इनसाइड पढ़नी है। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है कि अगर देखें, अगर कोई अटैकर है वो इनसाइड अंदर कंप्यूटर के घुस के, तो वो क्या करना चाह रहा है कि अगर ऑथराइज का लॉगिन और पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट मिल जाता है आसानी से, तो उसके लिए क्या है कि अगर एडमिन पासवर्ड को अगर बहुत सिक्योर रखते हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या है कि वो कोई भी हैकर है वो जो आपका मेन अकाउंट है उसको हैक ना कर सके। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, आपका जनरल यूज़र अकाउंट आता है। ठीक है, जो आपका आम यूज़र अकाउंट है। ठीक है, अगर उसमें क्या है कि आपके प्रिविलेजेस हैं, जैसे आप मेमोरी मैनेजर को यूज़ कर सकता है और फाइल मैनेजर को। ठीक है, उससे क्या है कि अगर जो है ना हैकर को आपका जनरल यूज़र अकाउंट मिल गया, उसका लॉगिन और पासवर्ड मिल गया, तो वो क्या कर सकता है कि मेमोरी मैनेजर से मेमोरी मैनेजर को धोखा दे के उसे क्या लगेगा कि ये वही यूज़र है, लेकिन वो असल में हैकर होगा। उससे क्या वो क्या कर सकता है कि आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, और दूसरा फाइल मैनेजर को भी धोखा दे के आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है और उसमें से डाटा आपका कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका पासवर्ड है वो लॉगिन है, पासवर्ड या लॉगिन है, आपने उसको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना, उसको अपने पास रखना है और उसको आपने सिक्योर रखना है। अब जो सीपीयू है इसे कैसे बचाता है, कि कैसे वो आपकी जो इंटरनल मेमोरी है या फाइल मैनेजर है उसको कैसे बचाएगा। वो क्या करता है कि ओएस हर प्रोसेस के लिए मेमोरी के ऊपर और लोअर लिमिट सॉरी अपर और लोअर लिमिट सेट करके सीपीयू का स्पेशल रजिस्टर में स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि उसमें क्या है कि वो क्या करता है कि मेमोरी की ना लिमिट सेट कर देता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ होगी, उसके बाद जो है वो यूज़ नहीं होगी। ठीक है, जब प्रोसेस चलता है ना, तो अगर वो आपकी जो मेमोरी लिमिट है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसको तुरंत जो है ना वो ओएस क्या करेगा, ओएस को वापस दे देता है, और ओएस फिर क्या कहता है, वो एक्शन लेता है और उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसको जो ओएस है उस वो क्या करेगा, उस रजिस्टर को चेंज कर देता है। ठीक है, जिस रजिस्टर पे सीपीयू ने रखा होता है ना डाटा, वो उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास दो इसमें प्रिविलेज मोड आते हैं, ये इसमें सारा यही बताया हुआ है। ठीक है, कि अगर वो मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर आपका वो उसने कर लिया, तो वो उसे क्या करेगा, उसकी लिमिट सेट करेगा, और उसमें क्या है कि वो उसमें अगर उसने लिमिट क्रॉस की, तो वो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा और वो उधर से क्या करेगा, उसकी जो रजिस्टर है वो जिस पे डाटा उसने रखा हुआ है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, ये लिखा है टू काउंटर सच टाइप सीपीयू डिज़ाइन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम टाइपली कंटेन स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है ये न्यू डिज़ाइन हुआ है सीपीयू का, और इसमें एक रजिस्टर स्पेशल पर्पस इसलिए यूज़ होता है कि जो सीपीयू क्या है कि उसमें उसकी जो लिमिट है वो स्टोर कर सके। अब इसको हम कैसे है, इसमें एक और चीज़ आपकी कंसेप्ट आ रहा है, एक प्रिविलेज लेवल। इसमें हम दो लेवल यूज़ होते हैं, मोड यूज़ होते हैं, प्रिविलेज मोड और नॉन प्रिविलेज मोड। अब इसमें क्या है कि प्रिविलेज होता क्या है, कि प्रिविलेज का मतलब होता है कि यूज़र को सिर्फ उसकी रूल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, उसकी एक्सेस उन चीज़ों की देना जो यूज़र के लिए हैं, यानी कि पूरे कंप्यूटर की एक्सेस उसके पास ना हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही जो है एक्सेस उसके पास नहीं होगी। तो ये जो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सेस देते हैं कुछ हद तक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज कहते हैं।
अब नॉन प्रिविलेज मोड में क्या होता है कि जितना भी आपकी इंस्ट्रक्शन है वो किसके अंडर होती हैं, वो आपके मशीन के अंडर होती हैं, ठीक है, यानी कि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और अगर आप नॉन प्रिविलेज्ड हैं तो उसमें क्या है कि उसमें क्या है, लिमिटेड द इंस्ट्रक्शन दैट आर अवेलेबल ऑन मोड आर कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि इससे क्या है कि आप कह सकते हैं इसे कौन कर रहा है, यूज़र इसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं तो वो उस पर काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल क्या है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इंक्लूड इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लिमिट रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द करंट प्रिविलेज मोड ऑफ द सीपीयू। इसमें क्या है, ये दो तरह की आती हैं कि अगर आपने रजिस्टर की लिमिट चेंज करनी है या फिर आपने सीपीयू का करंट प्रिविलेज मोड जो है ना उसको चेंज करना है। अब ये क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर, तो स्टार्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि जो सीपीयू है वो किस में होता है, प्रिविलेज मोड में होता है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑपरेट करना होता है, उसने बूट करना होता है, तो वो किस में होता है, वो अपनी जितनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो करता है, तो वो क्यों होता है उसमें प्रिविलेज मोड में होता है। यानी कि जब है आपका जो है वो सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि प्रोसेस के लिए जब टाइम स्लाइस को स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होगा, तब वो क्या करता है कि सीपीयू किस में चेंज हो जाता है, नॉन प्रिविलेज मोड में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो आपका जो मोड है वो इसके अंदर चेंज कर दिया जाता है। अब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिविलेज लेवल इज द मेजर टूल अवेलेबल टू ऑपरेटिंग सिस्टम और मेंटेनिंग सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर रहा है हमने वो देखना है। अब सिंगल फ्लॉ इन प्रिविलेज लेवल कंट्रोल कैन ओपन द डोर टू डिजास्टर फ्रॉम malicious programmer or from inadvertent programmer error if a process is allowed to alter the time that control the system। मल्टी प्रोग्रामिंग कैन एक्सटेंड क्या उसने क्या है कि अगर जो है ना आपका जो प्रिविलेज लेवल है अगर उसको एक्सेस कर लिया उसने, तो वो क्या करेगा, आपकी प्रोग्रामिंग का जितना भी सिस्टम क्या है ना वो उसको टाइम स्लाइस को चेंज कर सकता है, यानी कि आपका जो मेमोरी टाइम है उसको हाई कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर का पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाएगी। और दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि वो पैराफिल डिवाइसेस को अपने अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर आपकी जो पैराफिल डिवाइसेस हैं वो उसने कंट्रोल कर ली, तो उससे क्या है कि वो फाइल मैनेजर को भी सुपरवाइज करना शुरू हो जाएगा और उससे क्या है कि वो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को भी रीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इफ़ द प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस मेमोरी सेल आउटसाइड इज अल्टर्ड allotted area it can read and even alter data being used by the process। और उसने क्या है कि अगर आप उसके इस प्रिविलेज लेवल को यूज़ नहीं कर रहे तो उसमें क्या है कि आपका क्या होगा कि जो मेमोरी एक्सेस भी कर सकता है जो हैकर है, और उससे क्या होगा कि वो आपका जितना भी डाटा है उसको रीड भी कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब मॉड्यूल 59 पे चलते हैं, ये है आपका नेटवर्क क्लासिफिकेशन। अब जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता क्या है कि इसमें आप एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि इंटरनेट के थ्रू ताकि वो डाटा एक दूसरे को सेंड कर सकें, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, नेटवर्क है। अब नेटवर्क डिफरेंट टाइप का होता है, एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है कि इसमें ये लिमिटेड होता है, जिसमें अगर आपने ब्लूटूथ से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है या आपने एयरपॉड्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है तो ये होगा पैन, ठीक है। उसके अंदर लैन क्या होता है, लैन होता है कि अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर रहते हुए अगर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही हैं वो क्या होगा, लैन। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि इसमें आपका एक सिटी के अंदर है कि सिटी के अंदर आप एक या दो जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्मॉल साइज़ का मिडिल साइज़ का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका वैन क्या है, वैन क्या है कि आपके कंट्रीज़ यानी कि ये सबसे बड़ा आपका जो डिस्टेंस क्रिएट करता है कि आप डिफरेंट सिटीज़ और इवन कि आप वर्ल्ड के ऑपोजिट अगर वो सिटीज़ हैं आप उनमें भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ द फॉर्मर टाइप इज कॉल्ड एन ओपन नेटवर्क, द इंटरनेट इज एन ओपन सिस्टम, a network of latter type is called a closed network or sometimes the proprietary network। Open network design are freely circulated and often grow in popularity to the point। अब दो तरह के इसमें उसने नेटवर्क बताए हैं आपको, एक ओपन नेटवर्क बताया और एक आपको उसने दूसरा क्या कहते हैं, क्लोज नेटवर्क बताया, ठीक है। तो क्लोज नेटवर्क को हम प्रोप्राइटरी नेटवर्क भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि जो ओपन नेटवर्क है वो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा लोग उसको
यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हुज एप्लीकेशन आज बाय लाइसेंस फीस एंड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, कि अगर आप ओपन नेटवर्क पे कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और आपको लाइसेंस उनके लिए फ़ीस पे करना होता है, और यहाँ पे आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं उन्हें फुलफ़िल करना होता है, जब आप उसको उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, ओपन नेटवर्क बेसिकली होता क्या है कि इसमें जब आपने एंटर होना आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, जो जिसका दिल चाहे वो उस नेटवर्क को यूज़ कर सकता है। लेकिन क्लोज नेटवर्क में क्या है, उसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, और जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट किया है कि ये एक क्या लिए स्टैंडर्ड है जो यूज़ होता है कि जब आपने एक डाटा दूसरी जगह सेंड करना है, तो ये एक TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है, ये उसके लिए यूज़ होता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आप सिर्फ इतना ही समझें इसको। अच्छा, टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या है कि आप जब एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो नेटवर्क में आपके जो डिवाइसेस हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, कैसे वो अरेंज हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला है बस। बस में क्या होता है कि ये देख लें, ये है कि एक आपके पास इसमें ये वायर होती है, और सारे जो कंप्यूटर हैं इस वायर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। इसे इस बस को ये जो एक कॉमन ये लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, बस। ठीक है। ये कब बनी थी, 1990 में, इम्प्लीमेंटेड अंडर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉन एज इथरनेट, और इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट भी कहते हैं। द स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक मिडल में एक डिवाइस होती है आपके पास, और बाकी सारी डिवाइसेज उस डिवाइस से कनेक्ट होती हैं। ये राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है आपका। ठीक है। इन विच वन मशीन सर्व एज ए सेंट्रल फोकल पॉइंट टू विच ऑल द आर कनेक्टेड। ये कब आई, आपकी 1970 में आई। ठीक है। और इसमें क्या है कि आप ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, सादा और जो कंप्यूटर हैं, उसको आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है। टू डेज द स्टार कन्फिग्रेशन इज़ पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन वर कम्युनिकेट इज़ जो अब उसने क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सी है, इसके अंदर स्टार है, क्योंकि स्टार किस है कि आजकल जो है ना एक्सेस पॉइंट यूज़ हो रहा है। एक्सेस पॉइंट क्या करता है कि वायरलेस कनेक्शन को वायर्ड कनेक्शन से कनेक्ट करता है। जैसे आपका इंटरनेट है, इंटरनेट में जो नेट है वो पीछे केबल से आ रहा है ना, लेकिन आपका जो फ़ोन है उससे वायरलेस कनेक्टेड है, उसमें कोई केबल नहीं लगी हुई। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, एक्सेस पॉइंट इधर यूज़ होता है जो वायरलेस को वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। ये आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है इसमें मॉड्यूल 60।